मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, संविदा व्याख्याता समाजशास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मित्रों आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रकरण प्राकल्पना पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राकल्पना को समझते हैं कि प्राकल्पना है क्या। तो प्राकल्पना शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के हाइपोथेसिस का हिंदी अनुवाद है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हाइपो और बिलो से, हाइपो का अर्थात बिलो का अर्थ है नीचे और थीसिस का अर्थ है थ्योरी, विचार या सिद्धांत। इस प्रकार से हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ बिलो थ्योरी या सिद्धांत से नीचे अर्थात सिद्धांत का पूर्व कथन। इसका हिंदी रूपांतरण प्राकल्पना का भी यही अर्थ है कि प्राक और कल्पना। प्राक का अर्थ है प्रारंभिक या पूर्व और कल्पना का अर्थ है विचार। इस प्रकार से हम प्राकल्पना को पूर्व विचार या सिद्धांत कह सकते हैं, जो कि अनुसंधानकर्ता अध्ययन के एक लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है तथा इसकी जांच करता है और अध्ययन के निष्कर्ष सिद्ध हो जाने पर इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित करता है और असिद्ध या असत्य सिद्ध हो जाने पर उसका त्याग कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम प्राकल्पना को एक कच्चा सिद्धांत मान सकते हैं। इस प्राकल्पना को सामान्यतया उपकल्पना, परिकल्पना, पूर्वकल्पना आदि कई नामों से भी संबोधित किया जाता है। एक प्रकार से यह सामाजिक अनुसंधानों में काम में लिया जाने वाला प्रारंभिक विचार है या पूर्वानुमान है, जो कि दो या दो से अधिक परिवर्तनों के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने वाला अनुमानात्मक कथन बताया गया है। इसे इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। मान के अनुसार अनुमान प्राकृत या प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। बोगार्ड्स के अनुसार परिकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्थापना है, और जबकि जिनर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक प्राकल्पना घटनाओं के मध्य कारणात्मक अथवा अंतर संबंधों के विषय में एक अनुमान है। यह एक ऐसा अस्थायी कथन है जिसकी सत्यता अथवा मिथ्याता को अभी घोषित नहीं किया गया है। जबकि यंग के अनुसार यह एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार है जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है। उसे हम एक कार्यकारी विचार या कार्यकारी अनुमान भी कह सकते हैं। अब हम इस कल्पना को या प्राकल्पना को और अधिक स्पष्ट कर समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। जैसे अध्ययन एवं अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके बिना अनुसंधान कार्य को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्राकल्पना एक विचार या सामान्यीकरण है जिसे अध्ययन में परीक्षण के लिए रखा जाता है, और प्रत्येक विचार या प्रस्तावना प्राकल्पना नहीं होता है। गुड्डे और हार्ट ने सामाजिक अनुसंधान में एक उपयोगी प्राकल्पना की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जिनमें से किसी एक भी विशेषता का अभाव होने पर प्राकल्पना को अनुसंधान कार्यों में काम में नहीं लिया जा सकता। इसकी पहली विशेषता है स्पष्टता। गुड्डे और हार्ट ने लिखा है कि प्राकल्पना को हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्टता भी दो आधारों पर इन्होंने सुनिश्चित की है। पहली, वैज्ञानिक शब्दावली के आधार पर उन्हें काम में लिया जाता है, और दूसरा, सामान्यतः मान्यता के विचारों का संचार करने वाली हूँ, भाषात्मक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी। दोनों रूपों से प्राकल्पना का स्पष्टता का गुण होना जरूरी है। और तीसरा, हम ये कह सकते हैं कि अवधारणा हमेशा भ्रम और भ्रामक तथ्यों से अलग होनी चाहिए, क्योंकि
विज्ञान जगत में भ्रम और भ्रामकता का कोई स्थान नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि आनुभविक संदर्भ अध्ययन में प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी तथ्यों द्वारा जांच की जा सके, और प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली होंगी तो उसमें सत्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अतः प्राकल्पना ऐसे तथ्यों, चरों और कारकों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर एकत्रित किए जा सकें, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की जांच की जा सके। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि उपयोगी और व्यावहारिक प्राथमिकताओं में आनुभविक संदर्भ का होना अति आवश्यक है। उसके बाद जो प्राकल्पना की विशेषता है वो विशिष्टता में इसमें गुड्डे और हाट ने लिखा है कि उपयोगी प्राकल्पना का विशिष्ट होना भी अनिवार्य है, और जो भी क्रिया और पूर्वानुमान वह अंकित करती है वह स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए। प्राकल्पना का आकार बहुत अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। अगर प्राकल्पना अपने में सामान्य होगी तथा अनेक कारकों और चरों से संबंधित होगी तो वो ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। वह अनेक कारकों तथा कारकों के परस्पर संबंधों की जांच भी नहीं कर पाएगा। वह अध्ययन क्षेत्र में भटक जाएगा। उसे प्राकल्पना में बड़ी सतर्कता का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह प्राकल्पना न होकर एक संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र बन जाता है। उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित प्राकल्पनाओं को अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी उपलब्ध प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से उनकी जांच की जा सके उनसे संबंधित होनी चाहिए, और इसका मतलब यह कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम नई प्रविधियों का सृजन नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि सिद्धांत समूह से संबंधित प्राकल्पना को एक कार्यवाहक अनुमान या पूर्वानुमान के रूप में हम मान सकते हैं, परंतु पूर्वानुमान होते हुए भी यह किसी न किसी सिद्धांत से संबंधित आवश्यक रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिद्धांत समूह से जुड़ी प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कोई भी महत्व नहीं रहता है। सरलता, पीवी यंग ने प्राकल्पना की एक विशेषता बताई है, वो है सरलता। और सरलता के विषय में आपका सुझाव है कि उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को अनुसंधान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर प्राथमिकताओं में जटिलता पैदा हो जाती है और जिसमें कई बार परीक्षण के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपका यह भी कहना है कि प्राकल्पना अत्यधिक सरलता लिए भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार अत्यधिक सरल प्राकल्पना लापरवाह अनुसंधानकर्ताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और अनुसंधानकर्ता अपना मार्ग भटक सकता है। धन्यवाद।